Dr. C.V. Raman University. प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर संगीता सिंह, प्राध्यापक पुस्तकालय विज्ञान विभाग, डॉक्टर C.V. रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज हम पुस्तकालय प्रबंध के अंतर्गत प्रबंध का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, विशेषता, प्रबंध के उद्देश्य, महत्व तथा प्रबंध की प्रकृति के बारे में जानेंगे। प्रिय शिक्षार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रबंध विशिष्ट लक्ष्यों को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए संगठनात्मक संसाधनों की योजना बनाने, उन्हें व्यवस्थित करने, नेतृत्व करने और नियंत्रित करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। यह किसी भी संगठन की रीढ़ की हड्डी के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि समन्वित प्रयासों के माध्यम से उद्देश्यों की पूर्ति हो। आइए अब हम वस्तुपरक प्रबंध के अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। प्रिय शिक्षार्थियों, सबसे पहले हम प्रबंध के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। प्रबंध का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले एकदम सरल शब्दों में यदि हम देखें तो मैनेजमेंट का मतलब टू मैनेज प्लस मैन प्लस टैक्टफुली। अब यदि इसी को हिंदी में देखें तो प्रिय शिक्षार्थियों, प्रबंध इज इक्वल टू कौशलपूर्ण युक्ति के द्वारा मानव के समूह प्लस व्यवस्था करना ही प्रबंध कहलाता है। प्रबंध का आशय दूसरों से कार्य कराने की कला से है। प्रबंध के अंतर्गत इस बात को सम्मिलित किया जाता है कि संगठन में कर्मचारियों द्वारा अच्छे से अच्छा कार्य कैसे कराया जाए ताकि कम समय में कम लागत पर अधिकतम लक्ष्य की प्राप्ति की जाए। प्रबंध का मतलब सिर्फ किसी चीज को संभालना नहीं होता, बल्कि इसका उद्देश्य किसी कार्य को सही दिशा में लेकर जाना, टीम को एकजुट रखना और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना है। यह एक प्रणाली है जो किसी भी कार्यस्थल को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए जरूरी है। सही प्रबंध के बिना किसी भी संगठन की सफलता कठिन हो सकती है। आज के समय में जहां तेजी से बदलती तकनीक और काम के तरीकों का दबाव है, वहां प्रबंध का महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। यह संगठन के सभी पहलुओं में सुधार लाने के लिए आवश्यक है। यह रणनीति, सोच और योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन करता है। प्रबंध का मतलब किसी भी संसाधन, प्रक्रिया या कार्य को इस तरह से संभालना और नियंत्रित करना है कि वह अधिकतम परिणाम उत्पन्न कर सके। इसमें मुख्य रूप से योजना बनाना, निर्णय लेना, संसाधनों का समुचित उपयोग करना और कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना शामिल है। इसे किसी भी कार्यस्थल या संगठन के प्रत्येक कार्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में देखा जा सकता है। प्रिय शिक्षार्थियों, इस प्रकार प्रबंध एक महत्वपूर्ण और अविभाज्य हिस्सा है जो किसी भी संगठन की सफलता में अहम भूमिका निभाता है। यह केवल कर्मचारियों को काम में नहीं लाता, बल्कि यह उनके लिए एक संरचित और प्रेरणादायक वातावरण भी तैयार करता है। प्रभावी प्रबंध से संसाधनों का बेहतरीन उपयोग, कर्मचारियों का मनोबल और संगठन के लक्ष्य की प्राप्ति संभव होती है। आइए अब हम आगे प्रबंध की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं।
हेराल्ड कून्स एवं हिंस वेरिक। मैनेजमेंट is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. The definition is given by Harold Coons and Heinz Verich. दूसरी परिभाषा प्रबंध संगठन के परिचालन के नियमों, जन संगठन एवं नियंत्रण की प्रक्रिया है जो उद्देश्यों को प्रभावी एवं कुशलता से पूरा करने के लिए मानव एवं भौतिक संसाधनों में समन्वय के लिए की जाती है। रॉबर्ट्स, लेटिव, वैली एवं जेनी न्यूपोर्ट। मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग and controlling an organization's operations in order to achieve coordination of the human and material resources essential in the effective and efficient attainment of objectives. Definition is given by Robert L. Trulli and M. Jean Newport. तीसरी परिभाषा प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर एवं उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है। क्रीटनर। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विथ एंड थ्रू अदर्स टू इफेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेस इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। कीटनर के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। प्रिय शिक्षार्थियों, अब हम प्रबंध की मुख्य विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। किसी भी संगठन के कुछ मूलाधार उद्देश्य होते हैं। प्रबंध संगठन के विभिन्न लोगों द्वारा किए गए कार्यों को संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक सूत्र में बांधता है। दूसरा, प्रबंध सर्वव्यापी है यानी मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। प्रबंध सर्वव्यापी है जो सभी प्रकार के संगठनों जैसे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक सभी के लिए समान और आवश्यक है। तीसरा, प्रबंध बहुआयामी है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। प्रबंध एक बहुआयामी गतिविधि है जो कार्य, लोग एवं परिचालन के प्रबंध से संबंधित होती है। प्रत्येक संगठन कुछ कार्यों की पूर्ति के लिए स्थापित किया जाता है। प्रबंध लोगों से कार्य करवाने की एक कला है। चौथा, प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। प्रबंध कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जिसे हमेशा के लिए एक बार में कर लिया जा सकता है, अपितु यह एक निरंतर प्रक्रिया है। प्रबंध के कार्य जैसे नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण की आवश्यकता संगठन में लगातार होती है। पांचवा, प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। संगठन भिन्न भिन्न आवश्यकता वाले अलग अलग प्रकार के लोगों का समूह होता है। समूह का प्रत्येक व्यक्ति संगठन में किसी न किसी अलग उद्देश्य को लेकर सम्मिलित होता है, लेकिन संगठन के सदस्य के रूप में वह संगठन के समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। इसके लिए एक टीम के रूप में कार्य करना होता है। छठवां, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। प्रबंध एक गतिशील कार्य है जो व्यावसायिक वातावरण में हो रहे परिवर्तन के अनुरूप कार्य करता है। संगठन बाह्य पर्यावरण के संपर्क में आता है जिसमें विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक तत्व सम्मिलित होते हैं। सफलता के लिए किसी भी संगठन को अपने उद्देश्यों को पर्यावरण के अनुरूप बदलना होता है। उदाहरण के लिए मैकडॉनल्ड्स ने भारतीय बाजार में टिके रहने के लिए अपनी खान पान सूची मेनू में भारी परिवर्तन किए। सातवां, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। मैनेजमेंट इज एन इनटेंजिबल फोर्स। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है
जो दिखाई नहीं पड़ती लेकिन संगठन के कार्यों के रूप में जिसकी उपस्थिति को अनुभव किया जा सकता है। प्रिय शिक्षार्थियों, आइए अब हम प्रबंध के उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को जानने का प्रयास करते हैं। प्रबंध के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला, संगठनात्मक उद्देश्य यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इसका अभिप्राय संगठन में उपलब्ध मानवीय व भौतिक संसाधनों का उपयोग सभी हितार्थियों के हित में करने से है। इन उद्देश्यों का निर्धारण करते समय प्रबंधन द्वारा व्यवसाय में हित रखने वाले सभी पक्षों जैसे स्वामी, कर्मचारी, ग्राहक, सरकार आदि का ध्यान रखा जाता है। इससे व्यवसाय के आर्थिक उद्देश्य भी पूरे होते हैं। ये हैं जीवित रहना, लाभ एवं विकास। पहला, जीवित रहना, सर्वाइवल। किसी भी संगठन का आधारभूत उद्देश्य अपने अस्तित्व को बनाए रखना होता है। प्रबंध को संगठन के बने रहने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, लाभ अर्जित करना, प्रॉफिट, ताकि लागतों एवं जोखिमों को पूरा किया जा सके। बढ़ोतरी, ग्रोथ, दीर्घ अवधि में संगठन का विकास करना ताकि भविष्य में संगठन और अच्छे कार्य कर सके। तीसरा, सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। इसका अभिप्राय प्रबंधकीय क्रियाओं के दौरान सामाजिक हितों का ध्यान रखने और सामाजिक दायित्वों को पूरा करने से है। इसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। पहला, उचित कीमत पर गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति करना। दूसरा, उत्पादन के पर्यावरण भिन्न पद्धति अपनाना। तीसरा, रोजगार के अवसर प्रदान करना। अब हम देखते हैं कर्मचारी गण उद्देश्य, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इसका अभिप्राय कर्मचारियों के संदर्भ में निश्चित किए जाने वाले उद्देश्यों से है। संगठन उन लोगों से मिलकर बनता है जो अपनी विविध आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठन का अंग बनते हैं। प्रबंध को संगठन में तालमेल के लिए व्यक्तिगत उद्देश्यों का संगठनात्मक उद्देश्यों के साथ मिलान करना होता है। प्रिय शिक्षार्थियों, आइए अब हम प्रबंध का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट को समझते हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। प्रबंध कर्मचारियों में टीम भावना और समन्वय का निर्माण करता है जिससे संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। प्रबंध संगठन के कुल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयत्नों को समान दिशा देता है। दूसरा, प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। प्रबंध कार्य क्षमता को बढ़ाने में सहायक होता है। प्रबंध द्वारा संसाधनों का कुशलतापूर्ण उपयोग संभव हो पाता है जिससे लागतें कम होती हैं तथा उत्पादकता बढ़ती है। तीसरा, प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध संगठन में परिवर्तन से होने वाले लाभों को कर्मचारियों से अवगत कराकर विरोध को समाप्त करते हैं। चौथा, प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। प्रबंध अभिप्रेरणा एवं नेतृत्व के माध्यम से कर्मचारियों में समूह भावना का विकास करता है तथा व्यक्तिगत उद्देश्य एवं संगठनात्मक उद्देश्यों में तालमेल बिठाता है। इससे प्रत्येक सदस्य संगठन के उद्देश्यों में योगदान देते हुए व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। पांचवा, प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। प्रबंध अच्छी गुणवत्ता वाले माल एवं सेवाओं को प्रदान करके रोजगार के अवसर सृजित करके उत्पादन की नई तकनीकें अपनाकर समाज के विकास में सहायता प्रदान करता है। प्रिय शिक्षार्थियों, प्रबंध की प्रकृति
एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए हम इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। प्रबंध की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैनेजमेंट। कुछ विद्वान प्रबंध को कला बताते हैं, क्योंकि प्रबंध ज्ञान एवं कौशल के व्यावहारिक प्रयोग से संबंध रखता है, जबकि कुछ विद्वान इसे विज्ञान मानते हैं, क्योंकि यह उचित रूप से जांचे गए सिद्धांतों का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ इसे पेशा भी मानते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं प्रबंध एक कला के रूप में, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। कला का आशय इच्छित परिणामों को पाने के लिए वर्तमान ज्ञान का व्यक्तिगत एवं दक्षतापूर्ण उपयोग से है। कला की कुछ विशेषताएं होती हैं जो कि निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता सैद्धांतिक ज्ञान का होना, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। कला यह मानकर चलती है कि कुछ सैद्धांतिक ज्ञान पहले से है। विशेषज्ञों ने अपने अपने क्षेत्रों में कुछ मूलभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है जो एक विशेष प्रकार की कला में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए नृत्य, जन संबोधन, भाषण, कला अथवा संगीत पर साहित्य सर्वमान्य है। दूसरा, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस। मूलभूत सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होता है। कला इसलिए अत्यंत व्यक्तिगत अवधारणा है। उदाहरण के लिए दो नर्तक, दो वक्ता, दो कलाकार अथवा दो लेखकों की अपनी कला के प्रदर्शन में भिन्नता होगी। तीसरा, व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। कला वर्तमान सिद्धांतों के ज्ञान का रचनात्मक उपयोग है। प्रबंध में कला की ऊपर बताई गई सभी विशेषताएं समाहित होती हैं। प्रबंध में व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ज्ञान व कुशलता का उपयोग निहित होता है, अतः इसे कला माना जाता है। दूसरा, प्रबंध एक विज्ञान के रूप में, मैनेजमेंट एज साइंस। विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध ज्ञान होता है जो सही निष्कर्ष वाले निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होता है, जिसकी जांच की जा सकती है। विज्ञान की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहली, क्रमबद्ध ज्ञान समूह, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध समूह है जो सिद्धांतों, अभ्यासों एवं प्रयोगों पर आधारित होता है। विज्ञान में सभी चरों का कारण एवं प्रभाव संबंध होता है। दूसरा, परीक्षण पर आधारित सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। वैज्ञानिक सिद्धांतों को पहले अवलोकन के माध्यम से विकसित किया जाता है और फिर नियंत्रित परिस्थितियों में बार बार परीक्षण कर उसकी जांच की जाती है। तीसरा, व्यापक वैधता, यूनिवर्सल वैलिडिटी। विज्ञान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत सिद्धांत होते हैं जिन्हें कहीं भी तथा कभी भी सिद्ध किया जा सकता है। प्रबंध में भी सिद्धांतों एवं नियमों का क्रमबद्ध रूप विद्यमान होता है जो संगठनात्मक अभ्यासों को समझने में सहायक होते हैं। प्रबंध के अपने सिद्धांत हैं जो कारण एवं प्रभाव संबंध स्थापित करते हैं, परंतु विज्ञान की तरह ये सिद्धांत निश्चित नहीं होते। इनमें परिस्थिति के अनुसार सुधार किया जा सकता है। प्रबंध में विज्ञान की कुछ विशेषताएं समाहित हैं, अतः हम यह मान सकते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान है, परंतु संपूर्ण रूप से नहीं। तीसरा, पेशे के रूप में प्रबंध, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। जब एक व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके समाज को अपनी सेवाएं देता है तथा बदले में पेशेवर फीस प्राप्त करता है तो उसे पेशा कहते हैं। पेशे की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। पहली, भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। सभी पेशे भली भांति परिभाषित ज्ञान के समूह पर आधारित होते हैं जिसे शिक्षा से अर्जित किया जाता है। दूसरा, अवरोधित प्रवेश, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। प्रत्येक पेशे में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर प्रवेश होता है। उदाहरण के लिए
भारत में यदि किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो उसे भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा आयोजित की जाने वाली एक विशेष परीक्षा को पास करना होगा। तीसरा, पेशागत परिषद, प्रोफेशनल एसोसिएशन। सभी पेशे किसी न किसी परिषद सभा से जुड़े होते हैं जो इनमें प्रवेश का नियमन करते हैं, कार्य करने के लिए प्रमाण पत्र जारी करते हैं एवं आधार संहिता तैयार करते हैं तथा इसको लागू करते हैं। भारत में वकालत करने के लिए वकीलों को बार काउंसिल का सदस्य बनना होता है जो उनके कार्यों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। चौथा, नैतिक आचार संहिता, एथिकल कोड ऑफ कॉन्डक्ट। सभी पेशे किसी न किसी पेशेवर संघ से जुड़े होते हैं जो इनमें प्रवेश का नियमन करते हैं। उदाहरण के लिए, जब डॉक्टर अपने पेशे में प्रवेश करते हैं तो वह अपने कार्य नैतिकता की शपथ लेते हैं। पांचवा, सेवा उद्देश्य, सर्विस मोटिव। प्रत्येक पेशे का मुख्य उद्देश्य अपने ग्राहकों की सेवा करना होता है। प्रबंधक के लिए किसी विशिष्ट डिग्री या लाइसेंस का होना अनिवार्य नहीं है और न ही किसी आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। प्रबंध पेशे की सभी विशेषताओं को संतुष्ट नहीं करता है, अतः इसे एक पूर्ण रूप से पेशा नहीं माना जा सकता। प्यारे शिक्षार्थियों, आज हमने पुस्तकालय प्रबंध के इस इकाई में प्रबंध का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, प्रबंध की विशेषता, उसके उद्देश्य, प्रबंध का महत्व तथा प्रबंध की प्रकृति के बारे में जाना। नमस्कार। Dr. C.V. Raman University.